हेलो स्टूडेंट्स, आपने टू डायमेंशनल मोशन पढ़ा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन भी टू डायमेंशनल मोशन है, जिसकी कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में आपको मिल चुका है। अब क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे काइनेमेटिक्स में ही इसको आप समझेंगे। काइनेमेटिक्स और ये लेक्चर हमारा नाउ। बच्चों, कॉन्सेप्ट्स की कभी भी ज़रूरत हो तो आप जो है यूट्यूब पर हैशटैग ठाकुर सर स्मॉल लेटर में ये हैशटैग ठाकुर सर यूट्यूब पर टाइप करिए। आपको पूरे वेक्टर्स के लेक्चर मिल जाएंगे, काइनेमेटिक्स के पूरे लेक्चर मिल जाएंगे। और वेक्टर बहुत ज़रूरी है, कैलकुलस बहुत ज़रूरी है, इसका आप पीछे रिवीजन करते रहिए। हम ले रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पहले हम थोड़ा डिफाइन कर लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। क्या है प्रोजेक्टाइल, क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि 11th के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा 11 के एग्जाम पर भी नजर रखेंगे। एनसीईआरटी तो करते ही हैं, एससी वर्मा साहब के बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स भी करते हैं, आईई रोडोप भी आप करते हैं, बट 11 पर भी थोड़ी नजर हम लोग रखेंगे। तो आइए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है इसको डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करिए, प्रोजेक्टाइल इज लिखिए, मैं बोलता हूं आगे। प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट which is given initial velocity making some angle ब्रैकेट में अल्फा, एंगल को अल्फा बोल रहा हूं, दिस इज ग्रेटर देन 0 डिग्री फ्रॉम vertical in air and it travels along a parabolic path under gravity, and the parabolic path is called trajectory। अब बच्चों, ये अल्फा हमने लिया है वर्टिकल लाइन से, जो एंगल इनिशियल वेलोसिटी को देंगे उस एंगल को हमने अल्फा लिया है। यदि अल्फा 0 डिग्री से बड़े हैं तो क्या होगा, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोल रहा हूं। अब यदि वर्टिकल लाइन से यदि आपने एंगल अल्फा फॉर्म किया इनिशियल वेलोसिटी का, देन क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, लौट करके यहां पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस समय इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं। u का कंपोनेंट एक्स एक्सिस का लॉन्ग करिए, जैसे वेक्टर रिजोल्यूशन आप पढ़े हैं, एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट को ux हम अभी बोल रहे हैं, y एक्सिस का लॉन्ग जो u के कंपोनेंट होंगे इसको uy बोल रहे हैं। अब ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल चलेगा ये प्रोजेक्टाइल आपका ऑब्जेक्ट, जिसको आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है वर्टिकल लाइन से अल्फा एंगल पे। अब ये जो है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल चलेगा, ड्यू टू वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है जिधर होता है वेलोसिटी उधर होते हैं डिस्प्लेसमेंट, एंड सो दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होने लगेंगे। दोनों कोऑर्डिनेट x, y, x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट का बदलने लगेगा, एंड सो पाथ इसके हो जाएंगे पैराबोलिक। अब बच्चों नीचे क्यों आया, एकदम सिंपल जवाब है, जैसा कि हमने कहा कि अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी यानी कि अर्थ की जो पुलिंग फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है अर्थ का, ये फोर्स
क्या करता है बॉडी को, जब आगे बढ़ता है बॉडी ऊपर चलता है तो फिर से ग्रेविटी फोर्सेस को नीचे ले आता है। तो ये है बच्चों प्रोजेक्टाइल, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम देते हैं इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल अल्फा, अल्फा मोर देन 0 डिग्री। कहां से देख रहे हैं, फ्रॉम वर्टिकल एंड इट ट्रेवल्स अलोंग पैराबोलिक पाथ अंडर ग्रेविटी फोर्स। अब जो पैराबोलिक पाथ है इसका नाम ट्रेजेक्टरी लोग बोलते हैं, ऐसे तो सारे पाथ को ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। अब हम इस पर थोड़ा फोर्स दिखा रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है इस पर अर्थ का फोर्स लगेगा, वाई एक्सिस का लॉन्ग फोर्स, इसको Fy बोल रहे हैं। कितना होगा तो आप जानते हैं, वेट का फॉर्मूला, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला m/g, जहां g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है तो एक्सेलरेशन, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा। जो y एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन है इसको ay बोल दिया हमने। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, तो ये हो गया mg/m, बच गए g। अब ये जो g है इसका नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू भी आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन भी जानते हैं, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, पूरे अर्थ पर ये वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। अब y एक्सिस के अलॉन्ग हमने देख लिया एक्सेलरेशन। अब जरा x एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं, हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारा वर्टिकल लाइन है, ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने x एक्सिस लिया है हॉरिजॉन्टल लाइन को और y एक्सिस लिया है वर्टिकल लाइन को। अब ये फिक्स रहेंगे हमारे पूरे प्रोजेक्टाइल में। नाउ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता है प्रोजेक्टाइल पर। जैसे अब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं प्रोजेक्टाइल का। आपने फुटबॉल खेला होगा, फुटबॉल को जब आप किक करते हैं गोल पोस्ट के तरफ तो क्या होता है, फुटबॉल ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। जब आप बॉलिंग करते हैं, क्रिकेट खेलने के समय बॉलिंग करते हैं तो बॉल को ऐसे जो फेंकते हैं आप, तो पाथ यही होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। जब हमारे हाथ से निकल गया क्रिकेट बॉल, जब हमारे पैर ने मार दिया फुटबॉल को, तो अब हमारा हाथ क्रिकेट बॉल को टच नहीं कर रहा है, अब हमारा पैर जो है बॉल को तो टच कर नहीं रहा है। एंड सो पैर और फुटबॉल का रिश्ता खत्म हो जाता है जब पैर मार देता है फुटबॉल को। जब क्रिकेट बॉल को फेंक देता है बॉलर तो फिर हाथ और बॉल अलग हो जाते हैं, रिश्ता खत्म। तो बच्चों अब जो आपका क्रिकेट बॉल है या फुटबॉल है जो एयर में है, क्या उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा? तो मैं कहूंगा कि नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई, जब फुटबॉल एयर में है, क्रिकेट बॉल जब एयर में है तो फिर उस समय जो है उसको कोई टच नहीं कर रहा है तो कोई फोर्स भी नहीं होगा। बिना टच किए तो आप खींच नहीं सकते हैं, ढकेल नहीं सकते हैं, तो कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यदि एयर रेजिस्टेंस कोई सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा कि हमें 12th क्लास तक एयर रेजिस्टेंस फ्री फॉल में प्रोजेक्टाइल पर हमें दोनों जगह पर अलाउ नहीं है। एंड सो आप जो है एयर रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं करेंगे प्रोजेक्टाइल में। नाउ एक्सेलरेशन, फोर्स हमने दिखा लिया एक्स एक्सिस का लॉन्ग। अब एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैं इसको ax लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन को a सबस्क्रिप्ट x, ये भी 0 हो जाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास। एंड सो एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक्सेलरेशन 0। अब ये बच्चों हमेशा के लिए आप याद रखिएगा, इसलिए मैं ऑलवेज लिख रहा हूं, ऑलवेज प्रोजेक्टाइल के लिए हमेशा हमेशा ax यानी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0, ay यानी वर्टिकल एक्सेलरेशन g, और g है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब बच्चों जैसा कि हमने आपको सिखाया था मोशन एंड फ्री फॉल में कि जो भी मोशन का प्रॉब्लम कीजिए, ओरिजिन लीजिए, ओरिजिन पर फिगर को ड्रॉ करिए और कोऑर्डिनेट्स एंड कन्वेंशन को यूज करिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की भी प्रॉब्लम को करने के लिए ये 2D मोशन है हमारा, जैसा कि हमने आपको सिखाया है पिछले लेक्चर में, एक्स एक्सिस का लॉन्ग, वाई एक्सिस का लॉन्ग, दोनों एक्सिस का लॉन्ग 1D मोशन को हम यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे, एक बार एक्स एक्सिस का लॉन्ग हम लिखेंगे v इक्वल टू अलोंग एक्स एक्सिस, हम लिखेंगे v इक्वल टू u प्लस at, एक्स सबस्क्रिप्ट लगाएंगे, लगा दिया। अब इसी इक्वेशन को y एक्सिस का लॉन्ग हम यूज करेंगे, अलोंग y एक्सिस सेम इक्वेशन को जब यूज करेंगे
तो फिर आप लिख लेंगे पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ y एक्सिस का लॉन्ग लगा रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट y लगा लीजिए। अब इसमें वैल्यू रखना है आपको। जब वैल्यू रखने लगेंगे देन आप सोच लीजिए ये जो है पॉजिटिव ले या नेगेटिव, तो ये तो हमेशा ऑलवेज इसको नेगेटिव लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा डाउनवर्ड है आपका। एंड आगे जो है फिर जैसे मान लीजिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर को यूज करते हैं। यदि टाइम मालूम है तो फिर वहां पर हम लोग पहले x एक्सिस के अलाउंग एक बार अपना s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर यूज कर लेंगे। फिर इसी इक्वेशन को y एक्सिस के अलाउंग यूज करेंगे तो फिर अलोंग x एक्सिस हम लिख लेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यदि हमें s मालूम करना है, डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, x सबस्क्रिप्ट लगाया। अब इसमें वैल्यू रखिए, आंसर की परवाह नहीं, अपने आप आवेगा। सिमिलरली अलोंग y एक्सिस के अलोंग हम सेम इक्वेशन को यूज करेंगे। एक इक्वेशन दो बार आप यूज करिएगा प्रोजेक्टाइल में 2D मोशन के तरह, क्योंकि 2D मोशन है ये, x और y दोनों कोऑर्डिनेट प्रोजेक्टाइल का बदलता है। तो लिखा पहले s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। y एक्सिस पर लगा रहे हैं आप इक्वेशन को, y सबस्क्रिप्ट लगाइए और वैल्यू डालिए, लेकिन y एक्सिस पर सावधान थोड़ा रहिएगा। ओरिजिन के ऊपर यदि कोई वैल्यू है तो पॉजिटिव रखिए, ओरिजिन के नीचे की तरफ यदि किसी का वैल्यू है तो उसको नेगेटिव रखिए। अब यही ध्यान रखिएगा, इक्वेशन में कोई तरह का छेड़छाड़ नहीं, इक्वेशन को ज्यों का त्यों लिखिए। अब फिर हम तीसरा इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, along x एक्सिस के along x एक्सिस लिखा हमने v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नाउ सबस्क्रिप्ट x एक्सिस है, सबस्क्रिप्ट x लगा दिया, सब में x लगा दिया सबस्क्रिप्ट। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, साइन के साथ वैल्यू रखेंगे, आंसर अपने आप निकलेगा। along y एक्सिस फिर इस इक्वेशन को हम लगा रहे हैं। नाउ दिस इज पहले लिखा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख लिया, सबस्क्रिप्ट y लगा दिया पहले सब में। अब न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देंगे। तो बच्चों ये था आपका v इक्वल टू s इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू, यही 3 इक्वेशन को आप यूज करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एंड सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला जो वन डायमेंशनल मोशन की इक्वेशन है, 3 इक्वेशन, उसी को यूज करना है। चलिए बच्चों सिखा दिया हमने टेक्निक इसका। अब हम लेते हैं एग्जांपल्स प्रोजेक्टाइल के लिए। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट इसमें मेन एग्जांपल्स जो है जिस पर की पूरी आपके प्रॉब्लम्स बेस्ड होगा वो एग्जांपल मैं लेता हूं। तो 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग को करना है, ठीक है ना। मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं प्रोजेक्टाइल का। एक होता है हॉरिजॉन्टल से एंगल पर फेंकना, जिसको एंगुलर प्रोजेक्शन कहते हैं। एक होता है हाइट से हॉरिजॉन्टल फेंकना, जिसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहते हैं। और तीसरा होता है इंक्लाइंड प्लेन पर, जैसे ये हो गया कोई स्लाइड हो गया, जैसे बच्चे लोग स्लाइड करते हैं, स्लाइड, इसी को इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल होता है। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पर यदि हमने किसी को फेंका तो फिर इंक्लाइंड प्लेन पर इसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हमें करना है इसमें प्रोजेक्टाइल में। चलिए बच्चों अब हम फर्स्ट टाइप लेते हैं। पहले ये है हमारा प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल में कॉमन वर्ड यूज कर दिया। अब जैसे किक्ड फुटबॉल बोला, फायर्ड बुलेट को फायर किया, बॉम्ब को ड्रॉप किया, मूविंग एरोप्लेन से बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया, जैसे भी हो सारे का नाम एक वर्ड में रख दिया प्रोजेक्टाइल। जो अंडर ग्रेविटी पैराबोलिक पाथ पे चलेगा उन सब का कॉमन नाम प्रोजेक्टाइल रख दिया हम लोगों ने। द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन with initial velocity u at angle theta with horizontal
अब ये जो एंगल है, एंगल यू का एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, इसका नाम है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये हमें दे दिया गया इन एयर, देन फाइंड द फॉलोइंग, अब नीचे हम बहुत सारे लेंगे प्रॉब्लम, सब में इनिशियल वेलोसिटी हमारा u रहेगा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा रहेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल थीटा जो बनावेगा इनिशियल वेलोसिटी, ये दोनों हम सेम लेते हुए सारे एग्जांपल करेंगे। तो चलिए नंबर 1 फर्स्ट हम करते हैं वेलोसिटी टू फाइंड वेलोसिटी v ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम t टाइम पर वेलोसिटी निकालना है। चलिए तुरंत फिगर ड्रॉ करिएगा, 1 सेकंड भी इंतजार नहीं करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत फिगर ड्रॉ करिए। ये हो गया हमारा पैराबोलिक पाथ प्रोजेक्टाइल का, पैराबोलिक पाथ दिखा लिए, और वेलोसिटी जो होते हैं कर्व पाथ पे अलोंग टेंजेंट होते हैं। अब ये इनिशियल वेलोसिटी u का एंगल हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल थीटा जिसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। अब t टाइम, मान लीजिए यहां से यहां तक चलने का टाइम t है, t टाइम पर ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर आ गया। अब यहां पर t टाइम पर जो ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट ये दिखाया हमने, v वेलोसिटी हमने एज्यूम कर लिया है, v वेक्टर दिखाया। अब बच्चों तुरंत हम रिजॉल्व करेंगे इसको। तो u का कंपोनेंट आप चाहें तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके रिजॉल्व करिए, नहीं तो फिर जैसा कि आप पढ़ चुके हैं वेक्टर में, जिस लाइन से वेक्टर का एंगल देखते हैं उस लाइन पर कंपोनेंट क्या होता है हमारा u cos थीटा, और जो दूसरा लाइन है उस पर कंपोनेंट क्या होता है u sin थीटा। एक्स एक्सिस का कंपोनेंट एक्स सबस्क्रिप्ट लगा लिया, वाई एक्सिस का u का कंपोनेंट वाई सबस्क्रिप्ट लगा लिए पहचानने के लिए। उसी तरह से v का कंपोनेंट करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि आप पढ़े हैं, एक एक्सिस के पैरेलल लाइन सेम एक्सिस होता है, v के हेड से परपेंडिकुलर डाला, एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट है इसको vx बोला। उसी तरह से y एक्सिस लिया, y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जितना बड़ा मिला हमें कंपोनेंट इसको vy से डिनोट करा, vy। नाउ दोनों कंपोनेंट को अब हम निकालेंगे। t टाइम पर v का इक्वेशन यूज कर दीजिए, तो फिर v इक्वल टू u प्लस ए टी, एक्स एक्सिस पर पहले x सबस्क्रिप्ट लगाया। नाउ वैल्यू रखते हैं, ux का वैल्यू u cos थीटा, ax है 0 प्रोजेक्टाइल का, इक्वेशन 1 सिंस ax इक्वल टू 0 हमेशा के लिए है। और बच्चों एक बात और देख लीजिए, यहाँ पर जितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी है। क्यों है? बिकॉज एक्सेलरेशन 0 है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो फिर ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस के अलावा प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी नहीं बदलता है। अब फिर लिखा हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई एक्सिस पर लगाया सबस्क्रिप्ट y, रखते हैं वैल्यू, ओरिजिन से ऊपर है वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, u sin थीटा, ay is always minus g in equation of motion, टाइम t हो गया, दोनों निकल गया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू होता हमारे पास, जैसे बोलता कि प्रोजेक्टाइल एक फुटबॉल को आपने किक किया है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एट एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर 2 रख देंगे, यहाँ पे 60 डिग्री रख देंगे, यहाँ पर हम 2 रख देंगे, यहाँ 60 डिग्री रख देंगे। जी का वैल्यू 9.8 या 10 जो भी लेंगे, और कहा गया कि बताओ जी 5 सेकंड पर फुटबॉल की वेलोसिटी क्या होगा, रख देंगे टी की जगह 5, निकल जाएगा हमें vx vy। उसके बाद आपको पता है एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट मालूम है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी कि vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। फिर जब आप वैल्यू निकालते हैं तो फिर आप वहां पर डायरेक्शन भी देते हैं, तो v का डायरेक्शन जैसा कि आप सीखे हैं वेक्टर में, कंपोनेंट से डायरेक्शन निकालना जो आपने सीखा है वेक्टर में, उसी को यूज करेंगे हम। तो फिर उसको यूज करेंगे, तो उसके लिए यहां पर इस एंगल को हम अल्फा बोल रहे हैं, दिस एंगल इज अल्फा,
अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप जो है ले सकते हैं tan अल्फा, तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। नाउ tan अल्फा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, अल्फा इक्वल टू निकल जाएंगे यहां से। अब मैं tan इनवर्स लिख देता हूं वी वाई अपॉन वी एक्स। अब जैसा कि हम लोग सीखे हैं वेक्टर में, एंगल निकालने के बाद विथ लिखना जरूरी होता है, नहीं तो एंगल क्लियर नहीं होगा हमारा। तो यहाँ पर हम यदि लिखते हैं विथ वी एक्स तो सही नहीं होगा, क्योंकि वी एक्स तो हम लोगों ने यहाँ पर v का कंपोनेंट लिखा हुआ है। यदि बोलते हैं विथ एक्स एक्सिस, ये भी नहीं सही होगा हमारा। क्यों नहीं सही होगा, तो प्रोजेक्टाइल जो है उसके लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस माना है हमने, ये नहीं कि एक्स एक्सिस होता है और हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन फिजिक्स में नहीं होता है। एंड सो हम यदि एक विथ एक्स एक्सिस लिखते हैं यहाँ पर, ये भी नहीं सही माना जाएगा। हाँ, यदि हम विथ हॉरिजॉन्टल लिखते हैं तो सही माना जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस लिया है, माना है। एंड सो विथ हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं। और प्रोजेक्टाइल में डायरेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल से अबव या हॉरिजॉन्टल से बिलो बोला जाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया, अर्थ के सरफेस के पैरेलल लाइन को हॉरिजॉन्टल कहते हैं आप। तो हॉरिजॉन्टल के ऊपर एंगल हो गया, एंड सो बेटर आंसर होगा अबव हॉरिजॉन्टल। अब यदि बच्चों यहां पर होता प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी उसका ये हो गया इधर की तरफ, इसको मैं v' से जूम कर रहा हूं। मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल बीटा है। अब यदि हम इस एंगल को बोलना चाहें, v' का एंगल बोलना चाहें, तो हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हो गया एंगल v', तो हम कहेंगे v' इज एट एंगल बीटा एंगल पर है बिलो हॉरिजॉन्टल। ये है प्रोजेक्टाइल की स्टैंडर्ड लैंग्वेज। अबव हॉरिजॉन्टल एंगल, बिलो हॉरिजॉन्टल के नीचे एंगल, यही बोलते रहेंगे हम लोग एंगल के लिए। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि मोशन में करते आ रहे हैं हम लोग। मोशन में जैसे डिस्प्लेसमेंट होते हैं, वेलोसिटी होते हैं, एक्सेलरेशन होते हैं। वेलोसिटी हमने निकाला एनी टाइम t पर, अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। नंबर 2, लेट displacement of projectile is s vector at time t, या कहिए in time t। अब डिस्प्लेसमेंट हम दिखाएंगे, अब इस फिगर पर भी दिखा सकते हैं, बट फिगर गंदा हो जाता है, इसलिए दूसरा फिगर ले लीजिए। चलिए दूसरी फिगर लेते हैं। एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, बट थोड़ा सा सीधा कर दें हम लोग। चलिए ओरिजिन लिया, वाई एक्सिस ले लिया। अब एक प्रोजेक्टाइल को शो किया, यहां से चला, किसी को फेंका हमने, इनिशियल वेलोसिटी दिया हमने इसको यू इनिशियल वेलोसिटी दिया हमने, थीटा एंगल पे दिया, जो स्टार्टिंग में हम लोग लिख लिए हैं उसी पर हम लोग काम करेंगे पूरे में। तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा। अब चलते एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी समय प्रोजेक्टाइल हमारा यहाँ पर आया। अब यहाँ पर वो आया है एनी टाइम टी में आया है यहाँ पर। अब हम डिस्प्लेसमेंट को शो करेंगे। इनिशियल पॉइंट हमारा O, फाइनल पॉइंट टाइम टी पर मान लीजिए कि P है, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया प्रोजेक्टाइल का। इसको S सपोज कर लेते हैं, S वेक्टर, जैसा कि हम लोग लिख लिए हैं, S फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों फिर वही बात, तुरंत रिजॉल्व करिए, 1 सेकंड भी इंतजार नहीं करिएगा। 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी है वेक्टर्स, सबको फटाफट रिजॉल्व करिए। अब S के पहले U को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो U का एक कंपोनेंट ux इक्वल टू u cos थीटा, फिर u का y कंपोनेंट uy इक्वल टू u sin थीटा। सिमिलरली s का कंपोनेंट परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर रहा हूं, जरूरी नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं। ये प्रॉब्लम में मत ड्रॉ करिएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख लीजिएगा। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एक्स एक्सिस पर, जितना बड़ा पार्ट एक्स एक्सिस से आते हैं इसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं आप इस पॉइंट का। तो ये लेंथ ऑन एक्स एक्सिस हो गया, जिसको कि
x बोल दिया हमने। सिमिलरली यहां से पॉइंट P से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। जितना बड़ा पार्ट y एक्सिस से मिला हमें, ये हुआ s का y कंपोनेंट, वेक्टर s का ये हो गया y कंपोनेंट। वेक्टर s के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा y एक्सिस पर, जितना बड़ा पार्ट मिला y कंपोनेंट, और ये इसका y कोऑर्डिनेट भी हो गया। तो y कोऑर्डिनेट को आप y से लिखते हैं। और यहीं पर बच्चों गौर कर लेंगे, ये है वर्टिकल लाइन, ठीक है। y एक्सिस हम लोग वर्टिकल लेके चल रहे हैं हमेशा के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमेशा के लिए हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अंडरस्टूड लेके अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हमारा है वर्टिकल लाइन, हमेशा के लिए वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन पर जो लेंथ होता है, इसी को आप हाइट कहते हैं। तो ये हाइट हो गया, h बोल दे रहा हूं इसको हाइट। इसलिए जब कभी हाइट निकालना हो तो आप y निकालिए, y कोऑर्डिनेट निकालिए प्रोजेक्टाइल का, वो हाइट हो जाएगा। चलिए अब एनी टाइम t पर हमें s चाहिए, तो लीजिए s का इक्वेशन अलोंग x एक्सिस पहले हम यूज करेंगे, फिर y एक्सिस। तो लिखा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लगाया x एक्सिस पर के लिए x सब्सक्रिप्ट पहले लेकर लगा लीजिएगा, जिस एक्सिस पर यूज करते हैं लगा लीजिएगा। नाउ sx को हमने x लिख लिया, x कोऑर्डिनेट u cos थीटा इनटू टाइम t, बस इक्वेशन 1 ax है 0 एंड सो 0 हो गया। अब चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो याद रखिए हमेशा के लिए है ax 0। अब y एक्सिस पर फिर सेम इक्वेशन यूज करिए, तो लिखिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ सब्सक्रिप्ट y लगाया, अब इसमें वैल्यू रख रहे हैं, तो sy के जगह पर हम y यूज करेंगे, ओरिजिन के ऊपर है y, पॉजिटिव लेंगे। अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट y लिख देते, तो नहीं बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि लाइफ में पहली बार जो इक्वेशन आप देखते हैं वो होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। उसको पहले कॉपी करिए नोटबुक पर, उसके बाद वैल्यू जब आप पुट करते हैं तो वहां पर थोड़ा साइन कन्वेंशन प्री फॉल में, साथ में प्रोजेक्टाइल में, सब में नेसेसरली यूज करिएगा, तो गलती से बच जाइएगा। नाउ अब रखते हैं वैल्यू, तो ओरिजिन के ऊपर है y, पॉजिटिव लिया, u sin थीटा, ओरिजिन के ऊपर है u sin थीटा पॉजिटिव, लिखा u sin थीटा इनटू टाइम t, हाफ ay इज माइनस g हमेशा के लिए। नाउ t स्क्वायर, नाउ दिस इज y इक्वल टू u sin थीटा इनटू टाइम t माइनस हाफ gt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहीं पर बच्चों यदि हमसे s मांगते हैं तो हम कर लेंगे अंडर रूट sx स्क्वायर प्लस sy स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल से अभी देख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो s की वैल्यू, हाइपोटेनस की वैल्यू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकल जाएगा। अब यहाँ पर हमसे मांगा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि 11 के बच्चे हैं तो उनके लिए मैं गेस कर रहा हूँ, ये स्कूल में आएगा ही आएगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इसी पॉइंट में, इसी में हम निकाल रहे हैं। यहां से ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन का भी पूरा ये चेन है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन क्या होता है बच्चों जान लीजिए, आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे या हो सकता है पढ़े होंगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर शेप के लिए एक इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ होते हैं। तो बस कभी भी ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन निकालना हो, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट को एक इक्वेशन के अंदर ले आइए, वही इक्वेशन ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन होगा। तो इसके लिए हम इक्वेशन 1 से t निकाल रहे हैं पहले, बाई इक्वेशन 1 t इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन u cos थीटा, ये हो गया। अब इक्वेशन 2 में रख दीजिए इस t का वैल्यू, तो बाई इक्वेशन 2 से अब t की वैल्यू रखेंगे, बस अपने आप जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपको वन इक्वेशन में, वही ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन होता है। तो फिर इक्वेशन 2 से बाई इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू टाइम t x अपॉन u cos थीटा, नाउ माइनस हाफ gt स्क्वायर, हाफ g
और टी स्क्वायर टी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको डायरेक्ट लिख लें हम लोग एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट आ गया एक इक्वेशन में, यही है ट्राजेक्टरी का इक्वेशन, u से u कैंसिल हो गया। नाउ y इक्वल टू x tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से पहले मल्टीप्लाई करिएगा, बाद में नहीं करिएगा, नहीं तो थीटा इंटू एक्स कोई पढ़ लेते हैं, यदि x लिख दिया ना यहाँ पर तो कहीं थीटा इंटू एक्स पढ़ लिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक एंगल है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पहले किसी टर्म को मल्टीप्लाई करिए। तो ये हो गया हमारा x tan थीटा, ठीक है, x tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू एक्स स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड कैसे आया, पहले इक्वेशन 1 लिखा हम लोगों ने, फिर 2 लिखा है, फिर थर्ड आया है। तो 11 के एग्जाम में यदि ट्राजेक्टरी का इक्वेशन पूछे, इक्वेशन 1 2 3 निकाल लीजिएगा। अब यही है ट्राजेक्टरी का इक्वेशन, क्यों, इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक साथ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है एक्स के टर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आपने 10th में ड्रॉ किया होगा, पैराबोला आता है, लेकिन थोड़ा सा लोग दिखाने के लिए इसको छोटा कर देते हैं। प्रॉब्लम में आप इसको डायरेक्ट यूज करिएगा, यदि याद रहे तो शॉर्ट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। x देकर y पूछे, y देकर x पूछे, आप ये इक्वेशन लिखिएगा, बड़े आराम से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलिए, लेकिन इसको थोड़ा हम छोटा करते हैं, शॉर्ट करते हैं इस इक्वेशन को। तो शॉर्ट करने के लिए यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कुछ, क्या एज्यूम करते हैं, लेट tan थीटा इक्वल टू a एंड ये जो पूरा टर्म है हाफ g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू b सपोज कर लिया। अब इक्वेशन 3 में रखते हैं इसको a और b को, तो फिर इक्वेशन 3 से y इक्वल टू क्या होगा, a tan थीटा की जगह a इंटू एक्स माइनस इसके जगह पर b इंटू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इसको देखकर तो कोई बहुत आराम से 10th का बच्चा बोल देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x पर मैक्सिमम पावर 2 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है। एंड सो ट्रैजेक्टरी का जो इक्वेशन है ये पैराबोला का इक्वेशन है, तो मेंशन कर दीजिए इक्वेशन 4 आर इक्वेशंस ऑफ trajectory and the trajectory is parabola and the trajectory is parabola। चलिए बच्चों, ये थोड़ा सा 11 की बात भी कर दिया मैंने, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे जो हमारे हैं वो 11th में भी हैं, कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, ड्रॉपर्स भी हैं, तो फिर सबको हमें लेके चलना है और सबको लेके चलूंगा, आपसे एनसीईआरटी कराऊंगा, फिर आपसे एस सी वर्मा साहब की बुक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स कराऊंगा, फिर उसके बाद में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मेहनत करते हैं, उनको आईई यूरोडोप कराऊंगा। ठीक है, आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी होगी। चलिए बच्चों, तो अब हम ले रहे हैं एग्जाम्पल थर्ड ले रहे हैं, ठीक है, नंबर थर्ड। अब ये थर्ड हमारा है टाइम ऑफ एसेंट, TA से इसको हम डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए, कोई प्रोजेक्टाइल, कोई बॉडी को आपने थीटा एंगल पे फेंका। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी दिया हमने हॉरिजॉन्टल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल दिया हमने, फेंका प्रोजेक्टाइल को। अब क्या होता है, ये पैराबोलिक पाथ पे गया, ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया। अब बच्चों, नीचे क्यों गिरा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट काम कर रहा है तो नीचे गिरना है। अब ये चलते मैक्सिमम हाइट मेरे को यहाँ लग रहा है, यहाँ पर पहुंचा।
अब ये मैक्सिमम हाइट तक, इसको मैं एच मैक्स बोल दे रहा हूं, मैक्सिमम हाइट तक जो पहुंचा है, ऊपर गया है, असेंडिंग ऊपर गया है, असेंडिंग मतलब क्या होता है, ऊपर जाना, तो यहां से यहां तक ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, इसी टाइम को टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। और यहां से मैक्सिमम हाइट से जब गिरता है तो गिरने पर जो टच किया प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को, तो इस टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। और यही जो टोटल टाइम जो एयर में है कोई, तो इस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं कैपिटल टी बोल रहा हूं, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। चलिए अभी हमें निकालना है। तो अब देखिए बच्चों, यहां से रिजोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। u का कंपोनेंट u x अलोंग x एक्सिस u cos थीटा, u का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस u y इक्वल टू u sin थीटा। अब चला यहां से कोई राइट वर्ड ड्यू टू दिस वेलोसिटी, जैसा कि हमने पढ़ लिया वेलोसिटी जो है x एक्सिस के अलोंग बदलता नहीं है, तो यहां पर वेलोसिटी हमने बोला भी x एक्सिस के अलोंग x सबस्क्रिप्ट लगाइए, जिस एक्सिस के अलोंग दिखाई पड़े कोई वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, उसका सबस्क्रिप्ट जरूर 2D मोशन में लगाना चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में लगाना चाहिए पहचान के लिए। तो x लगा दिया और अब आप जान चुके हैं ये vx इक्वल टू क्या होगा, ux, क्योंकि आपने देखा x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी बदलता नहीं है प्रोजेक्टाइल का, क्योंकि एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग 0 है। अब ऊपर की तरफ बॉडी चला, अर्थ उल्टा खींच रही है, पक्का है कि कहीं ना कहीं रुकेगा, तो फिर अपवर्ड वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के क्या होता है, 0। अब ये y एक्सिस हाईएस्ट पॉइंट जो है ये y एक्सिस के अलोंग है, एंड सो y एक्सिस के अलोंग हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इक्वल टू 0। अब हमें टाइम चाहिए, लगा दीजिए इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, y एक्सिस पर लगा दीजिए इसको, y एक्सिस पर लगा दिया हमने, vy इज 0, uy ऑरिजिन के ऊपर पॉजिटिव लेंगे, u sin थीटा, ay तो हमेशा माइनस जी, टाइम ऑफ एस एंड टी ए, ये हो गया जी टी ए u sin थीटा। नाउ यहां से टाइम ऑफ एस एंड टी ए निकल गया, u sin थीटा अपॉन जी। यदि फॉर्मूला याद रहता है तो थोड़ी टाइम की बचत होती है प्रॉब्लम करने में। अब हम ले रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी हमने डिनोट कर लिया है। टाइम ऑफ फ्लाइट को जितनी देर तक एयर में कोई रहता है, फ्लाई करता है, फ्लाई करने के टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब देखिए यहां से कोई चला, चलते चलते यहां गिर गया, तो हाइट क्या हो गया, 0। अब आपने क्या देखा, इससे पहले डिस्प्लेसमेंट वाले प्रॉब्लम में क्या देखा आपने, हाइट क्या है, लेंथ ऑन वाई एक्सिस है, एस वाई है, तो फिर जब यहां पर टच कर गया प्रोजेक्टाइल तो वाई कोऑर्डिनेट 0, या तो x एक्सिस पर है पॉइंट तो ओनली x कोऑर्डिनेट होगा, y तो 0 हो जाएंगे, हाइट 0 हो गया, मतलब कि एस वाई 0 हो गया। तो लीजिए s का इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगाइए सबस्क्रिप्ट y सब में, एस वाई इज 0। नाउ यू वाई ऊपर के तरफ u साइन थीटा टाइम टोटल फ्लाइट टाइम t प्लस हाफ ए वाई के जगह पर माइनस जी, नाउ टी स्क्वायर, नाउ कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी स्क्वायर। अब कॉमन निकाल लीजिए, जितना ज्यादा कॉमन निकाल सकते हैं। तो टी ले लिया हमने कॉमन, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। नाउ टू टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो फिर हमने जो आपको सिखाया है पीछे 1D मोशन में कि दोनों में से एक 0 नहीं है, एक ही 0 है, क्योंकि 0 इंटू 0 नहीं होता है। तो ये जो टाइम है ये 0 कभी नहीं होगा। क्यों, किसी को जब फेंके हैं तो ऊपर जाके नीचे गिरने में कुछ तो टाइम लगेगा ही लगेगा उसको, एंड सो ये 0 नहीं है। तो सिंस t नॉट इक्वल टू 0, तो फिर जब t 0 नहीं हुआ तो फिर ये टर्म होगा हमारा 0। तो फिर therefore u sin थीटा माइनस हाफ gt इक्वल टू 0, हाफ gt इक्वल टू 0। अब यहां से t निकाल लीजिए। चलिए तब t निकालते हैं हम। नाउ
अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर यहाँ पे ले रहे हैं इस टर्म को, तो u sin थीटा इक्वल टू हाफ gt। अब t इक्वल टू लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 2 u sin थीटा अपॉन g। निकल गया बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ एसेंट हमारे सामने में है। अब देखिए जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ एसेंट आपको मालूम है, टाइम ऑफ डिसेंट निकल जाएगा यहां से, तो टाइम ऑफ डिसेंट, चलिए अब हम टाइम ऑफ डिसेंट निकाल रहे हैं। टाइम ऑफ डिसेंट टीडी इक्वल टू हो जाएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट। नाउ दिस इक्वल टू, अब यहां से हम कॉमन निकाल रहे हैं u sin थीटा अपॉन g टाइम ऑफ एसेंट क्या था, इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। तब देखिए इन दोनों में u sin थीटा कॉमन है, u sin थीटा को कॉमन ले लीजिए। सॉल्यूशन जैसे भी आप करना चाहें करिए, अपनी मर्जी से सॉल्यूशन चलता है। चलिए तो अब इसमें बचेगा क्या, यहाँ पर बच जाएगा 2 बच गया, और ये पूरा कॉमन निकल गया है, पूरा निकल गया, तो यहाँ पे 1 बचेंगे। नाउ 2 माइनस 1, तो 1 आ गया। अब देखिए बच्चों फ्री फॉल में आप पढ़े थे कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यहाँ भी मिल गया, वही सेम चीज मिल गया यहाँ पर हमें। नाउ दिस इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। तो देयरफॉर बोल सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। एज प्रॉपर्टी आप इसको यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स में। अब हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट, कितना मैक्सिमम हाइट तक ऑब्जेक्ट गया है ये हमें चाहिए। अब इसके लिए आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि टाइम मालूम हो चुका है, या फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी यूज कर सकते हैं। चलिए तो हम ले रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6। नाउ मैक्सिमम हाइट एच मैक्स फिगर पर तो लिख दिया है, फिर भी यहां मैं लिख देता हूं अटेंड, कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करा, प्राप्त करा, गेन करा। अब ये हमें चाहिए तो लगा दीजिए वाई एक्सिस पर इक्वेशन, क्योंकि हाइट जो है वाई एक्सिस पर है, लेंथ और वाई एक्सिस को कहते हैं हाइट, एंड सो वाई एक्सिस पर हाइट यानी लेंथ का इक्वेशन, एस वाला इक्वेशन चाहिए। तो एस वाला इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में लगाया। आप चाहें तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों नाउ तो वी स्क्वायर पहले y सब्सक्रिप्ट लगा दें, y सब्सक्रिप्ट पहले लगा दें, y एक्सिस पर यूज कर रहे हैं इसलिए सब्सक्रिप्ट y लगा दिया। नाउ vy क्या देख रहे हैं, vy इज 0 है। नाउ इक्वल टू uy का स्क्वायर, u sin थीटा स्क्वायर, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर कर दिया हमने, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नहीं, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नाउ प्लस 2ay के जगह पर माइनस जी sy इज h मैक्सिमम हाइट। अब लाइए एक तरफ इसको, तो ये हो गया हमारा 2g h मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब यहां से निकल जाएंगे h मैक्स मैक्सिमम हाइट अटेंड इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चलिए बच्चों इस तरह से हमें मैक्सिमम हाइट निकल गया। यदि फॉर्मूला आपको याद रहे तो फिर आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब हाइट मैक्सिमम को यदि मैक्सिमम करना चाहें आप, यानी कि ये जो प्रोजेक्टाइल है उसको मैक्सिमम हाइट तक यदि जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका क्या कंडीशन होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसका कंडीशन
कि फॉर मैक्सिमम हाइट यदि यू चेंज नहीं कर सकते हैं तो फॉर गिवन मतलब कि कांस्टेंट, फॉर गिवन यू if sin theta equal to 1 maximum then h max is maximum, क्योंकि sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 से बड़ा तो होता नहीं है, तो फिर जब ये होगा 1 मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये मैक्सिमम। तो फॉर गिवन यू मतलब यू बदल नहीं सकते हैं, यू सेम है, देन sin थीटा इक्वल टू 1 लेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा आपको, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है बच्चों, गौर करिएगा, मैक्सिमम हाइट, इससे ऊपर हम इसको ले जा सकते हैं प्रोजेक्टाइल को, यही हम लोग खोज रहे हैं कितने मैक्सिमम हाइट तक ले जा सकते हैं आप, तो उसके लिए थीटा क्या होगा, तो sin थीटा 1, तो देयरफॉर sin थीटा इक्वल टू sin 90 डिग्री, नाउ थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। तो यदि थीटा 90 डिग्री ले लेंगे तो फिर ये मैक्सिमम हो जाएंगे। अब मैक्सिमम होगा तो कितना होगा मैक्सिमम, अब इस बात पर गौर करें। तो मैक्सिमम हाइट का मैक्सिमम वैल्यू एच मैक्स का मैक्सिमम हाइट का मैक्सिमम वैल्यू, फिर मैक्स लगाया इक्वल टू साइन थीटा हो गया 1, तो बच गया यू स्क्वायर अपॉन 2g। बच्चों याद रहे तो डायरेक्ट आप यूज कर लीजिएगा, बहुत पूछते हैं लोग प्रॉब्लम में। अब आते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, ऐसे मैक्सिमम हाइट को वर्टिकल रेंज भी कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम को ही रेंज कहा जाता है। तब हम हॉरिजॉन्टल रेंज ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज आर से डिनोट किया, इज मैक्सिमम maximum horizontal displacement of projectile in time t, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए थोड़ा सा मैं लिख दिया हूं, अब r निकालना है। लीजिए s का इक्वेशन, r लेंथ है तो लेंथ वाला इक्वेशन, डिस्टेंस वाला डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन लीजिए, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ x एक्सिस पर तो x सबस्क्रिप्ट लगा दिया। अब वैल्यू डालिए sx के जगह पर r, तो ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है यहां से चला, यहां गिर गया प्रोजेक्टाइल, तो यही जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है r, ये क्या है sx है, लेंथ ऑन x एक्सिस है ये। नाउ यही जो r है sx है, ये हमें चाहिए, तो लिखा s का इक्वेशन x एक्सिस के लिए, x लगाया सारे वेक्टर में, अब इसके जगह r लिखा, ux के जगह पर u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट रखेंगे यहां पर 2u sin थीटा अपॉन g। नाउ सॉल्व करते हैं, ax तो 0 है, ठीक है, ax 0 एंड सो ये टर्म हो गया 0। नाउ दिस इज u स्क्वायर 2 sin थीटा इनटू cos थीटा को बाद में मैं लिख रहा हूं cos थीटा अपॉन g, तो u स्क्वायर हो गया cos थीटा sin थीटा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। नाउ u स्क्वायर अब ये है sin 2 थीटा, बच्चों 2 लिख रहे हैं, स्क्वायर नहीं 2 लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी से लिखिएगा, ज्यादा ऊपर नहीं ले जाइएगा ताकि 2 लगे किसी को। तो 2 थीटा अपॉन जी। अब ये r का फॉर्मूला यदि आपको याद रहे तो आप यूज कर सकते हैं। अब इस r के लिए भी सोचें, मैक्सिमम के लिए क्या हो सकता है, फॉर मैक्सिमम r, इसके लिए साइन 2 थीटा इक्वल टू लीजिए 1 मैक्सिमम, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 मैक्सिमम इक्वल टू साइन 90 डिग्री, 1 साइन 90 डिग्री,
एंड सो टू थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, एंड सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। इस तरह से यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री आप रखते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपका मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम कितना होगा तो रख दीजिए यहाँ पर 1 रख दीजिए मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम से मल्टीप्लाई मैक्सिमम, तो फिर r का मैक्सिमम वैल्यू होगा u का स्क्वायर अपॉन g, क्योंकि ये हो गया हमारा 1। अब बच्चों r के लिए सेम r के लिए दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। अब वो कौन सा दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, चलिए इसका पता लगाते हैं। इसके लिए एक बार r का इक्वेशन हम फिर से लिखते हैं। ठीक है, टॉपिक r पे हम लोग चल रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पर हैं हम। नाउ ये हो गया r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब इसमें इसको लिख रहे हैं फर्दर हम इस तरह से यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब बच्चों आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, जैसा कि पढ़े हुए हैं। तो फिर 2 थीटा के जगह पर यदि लिख दिया हमने 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये रह जाएंगे सेम, बिकॉज साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा होता है। अब 2 कॉमन निकाल रहे हैं दोनों टर्म में से, तो ये हो गया हमारा यू स्क्वायर साइन 2 निकाला कॉमन इन दोनों से, तो यहां पर बच गया 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। अब देखिए बच्चों आर की जो वैल्यू है आपका, उसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, और थीटा के जगह पर देखिए क्या आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट हैं, लेकिन आर क्या है सेम। तो फिर हेंस लिख लीजिए, हेंस आर इज सेम इफ one angle of projection is theta and other angle of projection दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन is 90 डिग्री माइनस थीटा। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि यदि आपने एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे फेंका और दूसरे प्रोजेक्टाइल को आपने सेम स्पीड से, यानी यू सेम होना चाहिए, सेम स्पीड से, सेम इनिशियल स्पीड से आपने 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल पे फेंका, तो फिर आर की वैल्यू सेम होता है। मैं फिगर से दिखा देता हूं आपको। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक प्रोजेक्टाइल को ये फेंका हमने, ये यू इनिशियल वेलोसिटी, इसका एंगल है थीटा। अब हमने फेंका प्रोजेक्टाइल को इधर के तरफ, इनिशियल वेलोसिटी यू है सेम। अब ये चला यहां से, बट ये एंगल जो है ये है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहां से ये चला यहां आकर के गिर गया। इस तरह से बच्चों रेंज आर रह गया सेम। इस तरह से यदि यू सेम है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक का थीटा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी का एंगल थीटा है और दूसरे के इनिशियल वेलोसिटी का एंगल 90 माइनस थीटा, तो फिर सेम रेंज होते हैं। अब हमसे पूछा गया कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट, जो प्रोजेक्टाइल लौट के आता है तो सेम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में किस वेलोसिटी से टकराता है। जैसे फ्री फॉल में निकाले थे हम लोग नंबर 8, एंड लास्ट प्रॉब्लम है एंगुलर प्रोजेक्शन का। ये हमारा ये है वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट, इसको मैं कैपिटल V से डिनोट कर रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट विथ द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जिस प्लेन से फेंकते हैं उसको कहते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे
ये प्लेन हो गया, यहां से हम प्रोजेक्टाइल को फेंके, अब ये चला 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 ऐसे गिरा यहां पर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नाउ ये जो एक्स एक्सिस जिस प्लेन में है ये हो गया प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि यहां से हमने प्रोजेक्ट किया है, यानी कि हमने फेंका है प्रोजेक्टाइल को, यू वेलोसिटी से फेंका, थीटा एंगल पे फेंका, अब यहां से चलते चलते यहां आके गिरा, वेलोसिटी जो होगा हिट करने के समय ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, जिस प्लेन से फेंके थे उसी प्लेन में गिर गया है, हिट किया है, इंपैक्ट किया है, इंपैक्ट मतलब कोलिजन किया है। अब यहां पर टेंजेंट अलोंग वेलोसिटी दिखाएंगे हम, दिखाया वेलोसिटी कैपिटल V हमने एज्यूम कर लिया है। अब बच्चों तुरंत रिजॉल्व करेंगे जैसा कि करते आ रहे हैं सारे प्रॉब्लम में, u का कंपोनेंट u x u cos थीटा, u का कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग u y इक्वल टू u sin थीटा। सिमिलरली v का कंपोनेंट करेंगे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा x एक्सिस पर जितना बड़ा पार्ट x एक्सिस से मिला vx, फिर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए यहां से, जितना बड़ा पार्ट y एक्सिस पर मिला ये हो गया हमारा vy। अब या तो आप टाइम के टर्म इक्वेशन ले लीजिए या फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ले लीजिए, जैसी मर्जी हो आपका, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंपैक्ट यहां पर मैं लिख रहा हूं P डैश, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट P डैश मैंने बोल दिया इस पॉइंट को जहां पर हिट किया है, ग्राउंड को मारा है। चलिए तो फिर हम सबसे पहले तो Vx इक्वल टू ux जो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी बदलते नहीं है क्योंकि ax है 0। अब y एक्सिस के अलोंग लगाया इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, y एक्सिस पर लगाया इक्वेशन, नाउ vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर। अब sy क्या है 0, यहां पर आ गया जब प्रोजेक्टाइल सेम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में तो हाइट क्या हो गया 0, तो sy 0 एंड सो टर्म खत्म, सिंस sy इक्वल टू 0। अब vy इक्वल टू क्या हो गया uy। अब देखिए इसको गौर से जरा, जो फेंकने के समय x कंपोनेंट था वहीं इंपैक्ट के समय है वेलोसिटी का, जो फेंकने के समय y कंपोनेंट था इनिशियल वेलोसिटी का, वहीं टकराने के समय y कंपोनेंट है वेलोसिटी का। नाउ हमें चाहिए v, तो v इक्वल टू एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स, तो फिर वेक्टर का वैल्यू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। नाउ अंडर रूट रख दीजिए ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा u, क्योंकि जैसा कि आप वेक्टर से पढ़ते आ रहे हैं, अब ये है u, ये u है हमारा। नाउ यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्या हुआ ux, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्या हुआ uy। अब ये है y एक्सिस। नाउ क्या देख रहे हैं, u इक्वल टू क्या होगा हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। एंड सो बच्चों जिस स्पीड से, स्पीड बोल रहे हैं, जिस स्पीड से फेंके थे उसी स्पीड से हिट करता है प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को या कहिए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को। ये प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा, फ्री फॉल में भी यही था, जिस स्पीड से ऊपर फेंके थे उसी स्पीड से ग्राउंड को हिट किया था आपका फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट। ये सब याद रहने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्दी होता है। अब जरा एंगल का पता लगा लें, ये एंगल मान लीजिए कि बीटा है हमारा, और tan बीटा हम ले रहे हैं, tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर vy अपॉन बेस vx, vy अपॉन vx। नाउ इक्वल टू uy अपॉन ux, vy के जगह पर uy, vx के जगह पर ux। अब जरा यहां से देखिए ये एंगल थीटा, ये एंगल हमारा क्या है, u का हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है थीटा, तो फिर uy अपॉन ux क्या होगा tan थीटा। देयरफॉर बीटा इक्वल टू थीटा। अब जिस एंगल पर इनिशियल वेलोसिटी दिए थे आप उसी एंगल पर हॉरिजॉन्टल से हिट किया है प्रोजेक्टाइल ने, ये भी प्रॉपर्टी याद रखिएगा बच्चों। एंगुलर प्रोजेक्शन का सारा काम हो गया। अब हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।